I warmly welcome viewers on my YouTube channel. I am going to proceed your second chapter Lost Spring. जो फ्लेमिंगो बुक का जो आपका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एज ऑलवेज एज यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड होल चैप्टर नाइसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको अनीस जंग ने लिखा है। ये इसका जो मुख्य थीम है वो माइग्रेशन है, पावर्टी है, चाइल्ड लेबर है, एक्सप्लॉयटेशन है। Without wasting a time, I am going to explain the first part of it. जो फर्स्ट पार्ट है उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज। कभी कभी मैं 1 रुपया पा लेता हूँ कूड़ा करकट में, कबाड़ में। स्टार्ट होता है वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साइम whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ या प्रत्येक सुबह संयोग से मिलती हूँ। स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड को ढूंढते हुए, इन द गार्बेज डैम, कूड़ा करकट के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के कूड़ा करकट ढेर में, उसे सोने को ढूंढते हुए मैं उसे मिलती हूँ प्रत्येक सुबह। तो मैं पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते, तुम यह क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया था, अपने घर से रवाना हो गया था। सेट अ मिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी। सेट अ मिडिस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यात्रा शुरू किया था ढाका के हरे भरे मैदानों से, हरे भरे खेतों से अपनी यात्रा शुरू किया था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर है वो अभी उसके दूरस्थ दिमाग में या उसके याददाश्त में बिल्कुल उसका घर नहीं, बिल्कुल अपने घर से बिल्कुल अनजान है, यानी अपने घर का विजुलाइज नहीं कर सकता। देयर वर मेनी स्टॉर्म डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स यू, उसकी माँ बताती है बहुत ज़्यादा तूफान आया था जिससे उसके सारे खेत बह गए, सारे घर जो उसके घर बह गया, साथ साथ उसके सारे खेत बह गए थे, ऐसे उसकी माँ बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो बड़े शहरों में सोने को ढूंढते हैं या कुछ किसी वैल्यूएबल चीज़ को ढूंढते हैं जहां वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, वो इग्नोर करते हुए उधर दूसरी तरफ देखते हुए बुदबुदाते हुए बोलता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जो साहब वो बुदबुदाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली, तो जो राइटर वो कहती है, वो ऊपरी मन से कहती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत रियलाइज करते हुए, एहसास करते हुए कि ये जो एडवाइस है कितना खोखला है, कितना बेजान है, इसमें इसका कोई रियलिटी से संबंध नहीं है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो साहब वो रिप्लाई करता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो एक बन जाएगा मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो राइटर कहती है अगर मैं स्कूल शुरू करती हूँ, अगर मैं स्कूल प्रोसीड करती हूँ, क्या तुम आओगे? आई आस्क द हाफ जॉकिंग, मैं आधे मन से आधे हंसते हुए मैंने पूछा, मजाक करते हुए पूछा, अगर मैं स्कूल खोलती हूँ क्या तुम स्कूल आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो ज़्यादा मुस्कुराते हुए, खुलकर मुस्कुराते हुए बोला हाँ, अगर आप स्कूल खोलेंगे डेफिनेटली आई विल कम टू स्कूल। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ वो दौड़ते हुए मेरे पास आता है और पूछता है क्या आपका मैडम आपका स्कूल रेडी हो गया, तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say. मैं कहती हूँ कि एक स्कूल बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। Embarrassed एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, और साथ साथ मैं शर्मिंदा हूँ ऐसे वादा करके जो जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई रियलिटी संबंध नहीं, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे मेरे जैसे जो वादे हैं प्रचुर मात्रा में हर कोने में, हर तरफ से उससे मिलते हैं। उसके काले संसार में या तारकी वाले अंधकार रूपी संसार में हर कोई उससे वादा करता है, प्रॉमिसेस करता है, प्रचुर मात्रा में करता है, लेकिन कोई उस वादे को पूरा नहीं करता है। आफ्टर अ मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंस। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग मी, 1 महीने में जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ, वो उत्तर देता है, वो खुल के बताता है उसका नाम साहिब आलम है। He does not know what it means, उसे नहीं पता है इस साहिब आलम का मतलब क्या होता है, उसके नाम का मतलब क्या होता है। If he knew its meaning,
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर उसे पता होता कि उसका नाम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, संसार का मालिक, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग, वो मुश्किल से इस बात पे विश्वास कर पाता, अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल लाइल्म है उसके नाम का मतलब क्या होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, एंड एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड एट नून, वो अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर गलियों में घूमता है, और ये नंगे पैरों वाले लड़के एक आर्मी के दल के समान, जो कि मॉर्निंग बर्ड के समान, सुबह में जो पक्षी आते हैं, परिंदे आते हैं, उनके समान आते हैं और दोपहर में ये गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, एक महीने बाद मैं सारे बच्चों को अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, जान गई हूँ। वाई आर्ट यू वियरिंग अ चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं एक लड़के से पूछती हूँ तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो उत्तर देते मेरी माँ सेल्फ से नीचे नहीं लाई, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहना। ही आंसर सिंपली वो आंसर देता है क्योंकि मेरी माँ सेल्फ से, ताक से जो चप्पल है वो नीचे नहीं लाई, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहना हूँ। इवन इफ सी डीड ही विल थ्रो देम अप, अगर वो उतार कर देगी या उतारी होती तो मैं उसे फेंक दूंगा, उससे नहीं पहनूंगा। एड्स अनदर, दूसरा लड़का ऐसे कहता है, हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो शूज पहने हुए है जो कि मैच नहीं करता, जो कि एक कलर का नहीं है, एक साइज का नहीं है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उस शूज पे कमेंट करती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, ही सफल हिज फीट्स एंड सेज नथिंग, वो अपने पैरों को बदल लेता है और कुछ नहीं कहता। आई वांट अ शूज सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता मैं एक शूज चाहता हूँ, एक जोड़ा शूज चाहता हूँ। हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी एक पेयर शूज नहीं पहना है, जूते नहीं पहने, वो कहता है मैं एक जोड़ा जूता चाहता हूँ। Traveling across the country, I have seen children walking barefooted in the city or village roads. Traveling across the country, देश के चारों तरफ घूमने के बाद, पूरे देश में घूमने के बाद, I have seen children, मैंने बच्चों को देखा है नंगे पैरों चलते हुए शहरों में और गांव के सड़कों पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी का कारण नहीं होता है। बट अ ट्रेडिशन टू से बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो बच्चे बताते हैं वो पैसे की कमी के कारण वो पैदल नहीं चलते, बल्कि उनका यहाँ का ट्रेडिशन, उनके यहाँ का परंपरा है, उनके यहाँ का रीति रिवाज, इसके चलते वो पैदल घूमते हैं, पैदल चलते हैं। इस तरह से वो व्याख्या करते, इस तरह से अपनी बात को, अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश करते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, आई वंडर इफ दिस इज I wonder if this is only an excuse to explain their perpetual state of poverty. I wonder, मुझे आश्चर्य होता है कि if this is only an excuse, क्या एकमात्र एक्सक्यूज है, बहाना है एक्सप्लेन करने का, बतलाने का, perpetual state of poverty, जो लगातार पावर्टी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की पावर्टी, निरंतर पावर्टी, उस पावर्टी गरीबी से बचने का एक तरह का एक बहाना होता है। इस तरह से ये सारे बच्चे बहाना बनाकर अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश करते हैं। I remember a story a man from Udupi told me. I remember, मुझे याद है एक कहानी, एक आदमी, उडुपी के आदमी ने एक मरतबा मुझे बताया था। As a young boy he would go to school past an old temple. जब वो छोटा लड़का था तो वो मंदिर से होकर अपने स्कूल जाया करता था। Where his father was a priest, जहाँ पे उसके पिता एक पुजारी थे, पुरोहित थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वहाँ पे वो रुक जाया कर, थोड़े समय के लिए रुक जाया करता था और प्रार्थना करता था एक जोड़ी शूज के लिए। 30 years later, 30 सालों बाद, I visited his town and temple. उस 30 सालों बाद मैं उसके शहर, उसके टेम्पल विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्रोन इन द एयर ऑफ डेजुलेशन, जो बिल्कुल निर्जन हो चुका, बिल्कुल सुनसान हो चुका था वह जगह। मैं उस जगह को दोबारा विजिट किया, उस टेम्पल को, उस शहर के उस इलाके को विजिट किया। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट, बैकयार्ड मैंने पीछे किया, अगर मैं एक नया प्रीस्ट रहता था, एक नया पुजारी रहता। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पे लाल और वाइट रंग के प्लास्टिक चेयर से। यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तभी वो देखती है एक यंग बॉय जो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए है, सॉक्स पहने हुए हैं, जूते और साथ साथ मोजे पहने हुए, अराइव होता है, आता है, हाँफते हुए आता है और अपना वो स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। Looking at the boy,
I remember the prayer another boy who had made to goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए मुझे याद आया उस दूसरे लड़के की प्रार्थना जिसने वो गॉडेस से, देवी से प्रार्थना किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसके प्रार्थना करने से फाइनली उसे एक पेयर शूज मिल गया, जूता मिल गया, तो उसने कहा लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसे कभी लूज नहीं करूँगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो गॉडेस जो देवी थी उन्होंने इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, इसकी जो प्रार्थना थी उसको कबूल कर लिया, उस तरह से ग्रांट कर दिया। अ यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ और शूज, यंग बॉय जैसे कि प्रीस्ट का बेटा है, इस तरह के जो बच्चे हैं वो नाउ और शूज, अब वो शूज पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे कि भी मेरे आस पड़ोस के जो बच्चे हैं रैग पिकर्स है वो रिमेन शूजलेस, यानी कि कभी वो शूज उनके पास नहीं होता है, वो शूजलेस होते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it, metaphorically. My acquaintance with barefoot rag picker, मेरी जो पहचान है नंगे पैर वाले कूड़ा उठाने वालों से, या रैक पिकर से, रैक मतलब होता है कूड़ा करकट या चिथड़ा उठाने वालों से, लीड्स मी मुझे ले जाती है सीमापुरी, एक सीमापुरी जगह पे, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके में उस जगह पे ले जाती है। जो मेरी पहचान हुई है नंगे पैर वाले रैक पिकर से या कूड़ा करकट उठाने वालों से मुझे सीमापुरी ले जाती है, एक ऐसा जगह जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके में है, 8 miles away from it, लेकिन इससे भी कहीं दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back 1971. जो लोग यहाँ रहते हैं वो इलीगल जगहों पर रहते हैं, गैर कानूनी अवैध जगहों पर रहते हैं, जो लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, जो साहेब का परिवार है उनमें से एक है, जो कि 1971 में बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो आए थे दिल्ली। सीमापुरी वाज देन विल्डरनेस, सीमापुरी जो जगह था बिल्कुल वीरान था, निर्जन इलाका था, वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। इट स्टिल इज, आज भी वो बिल्कुल निर्जन इलाका है, बिल्कुल सुनसान इलाका है। बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली जगह नहीं है, यानी कि अब आज भी वो सुनसान इलाका है, निर्जन इलाका है, लेकिन अब खाली जगह नहीं है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड विद द रूफ ऑफ टीन एंड टार्पलिन ड्यूड ऑफ स्वेज ड्रेनेज रनिंग वाटर लीव 10,000 रैग पिकर्स। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी जहाँ पे मिट्टी के दीवारों से घर बनाए गए हैं, जिसके छत टीन और तिरपाल के बने हुए हैं। यहाँ पे कमी है स्वेज की, नाले की, ड्रेनेज की। स्वेज में वो जो गंदे नाले होते हैं, ड्रेनेज जो लंबी नाले होते हैं, इन सारे नालों की कमी है, साथ साथ यहाँ रनिंग वाटर की कमी है। लीव 10,000 रैग पिकर, यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स यानी कचरा ढोने वाले या कहते हैं कूड़ा करकट ढोने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30, यहाँ वे लोग यहाँ पे लगभग 30 सालों से ज़्यादा से रह चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट्स के, विद द राशन कार्ड्स टू गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, केवल उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में हो जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसके चलते वो अनाज खरीदने के लिए योग्य हो जाते हैं। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई वोटर आईडी, मतलब उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट्स नहीं है, केवल उनके पास राशन कार्ड है। और राशन कार्ड के चलते ये लोग जो केवल राशन कार्ड जिसके चलते ये अनाज खरीदने में योग्य हो जाते हैं, सक्षम है। और ये सारे लोग बांग्लादेश से आए हैं 1971 के बाद। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो फूड है, जो भोजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, जीविका के लिए, एक पहचान की अपेक्षा। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। तो once again you have to see food is more important for survival than an identity. food is more important, जो भोजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की अपेक्षा, जीविका के लिए, पहचान की अपेक्षा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन की समाप्ति के बाद अगर अपने परिवार को हम फीड कर सकते, खिला सकते हैं, और बिना पेट दर्द के अगर अपने बिस्तर पे जा सकते हैं, बिना पेट में दर्द हुए हम अगर अपने बिस्तर पे चले जा सकते हैं। वी वुड रेदर लीव, हम लोग यहीं रहना चाहेंगे
उसकी अपेक्षा जो हरे भरे खेतों की अपेक्षा जो हमें कोई अनाज नहीं देता उसके अपेक्षा हम लोग यही रहना चाहेंगे। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर साड़ी, ये बातें एक ग्रुप ऑफ वुमेन कहती है, एक महिलाओं का जो समूह वो कहती है, जो कि फटी पुरानी साड़ी पहनी, वो कहती है अगर हमें दिन भर का खाना मिल जाता है, अपने बच्चों को खिला लेते हैं और साथ साथ सोने जाने समय हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होता, तो हम लोग यही रहना चाहेंगे, ना कि उस जगह पे जहाँ पे हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैं उनसे पूछती हूँ आप लोगों ने क्यों अपने सुंदर सा खेत का मैदान, हरे भरे मैदान, हरे भरे खेत और नदियों क्यों छोड़ दिया। Wherever they find they pitch their tents and become transit home, जहाँ कहीं भी वो भोजन पाते हैं, wherever they find food, जहाँ कहीं भी वो भोजन पाते हैं वो अपना टेम्पररी जो घर है वो बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे वहीं पे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन द सर्वाइवल, साथ साथ उनके सर्वाइवल में, उनकी जीविका में उनके पार्टनर बन जाते हैं, उनकी हिस्सेदारी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का जीविका का एक ही माध्यम है वो रैग पिकिंग, यानी कबाड़ उठाना, कचड़े उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ अक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, थ्रू द ईयर, वर्षों से एक क्वायर्ड, यहाँ पे एक अच्छा प्रोपोर्शन हो चुका है, एक अच्छा अंश हो चुका है फाइन आर्ट का। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यहाँ पे जो कूड़ा करकट है, कचड़ा है, वो उनके लिए गोल्ड के समान है, उनके लिए सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनका डेली का ब्रेड है, डेली का भोजन है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, भले उनके पास छत है, भले वो चूता हुई छत क्यों हो, इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, भले लीकिंग रूफ हो, बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए इससे कहीं यह ज़्यादा है। इसका मतलब कि उन लोगों के पास कोई प्रॉपर घर नहीं है, बल्कि जो घर है वो टूटी फूटी घर है, फिर भी वो क्या उनके 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 पास खाने के लिए मिल जा रहा है, वही उनके लिए सब कुछ है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहब says his eyes lighting up. I sometimes find a rupee, मैं कभी कभी 1 रुपया पा लेता हूँ, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब से, साहब कहता है उसकी अपने आंखों में रोशनी लाते हुए, अपने आंखों को चमकाते हुए कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी उससे 10 रुपया मिल जाता है। When you can find a silver coin in heap of garbage, जब आप कूड़ा करकट के ढेर पे चांदी का कोई सिक्का पा लेते हो, यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप इन फाइंडिंग मोर, तब आप रुकते नहीं, क्योंकि आपके पास उम्मीद होती है, आशा होती है और ज़्यादा पाने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन द गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और है, कूड़ा कचड़ा का मीनिंग कुछ और है, और उनके माता पिता के लिए कुछ और ही मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए तो ये रैप्ड इन वंडर है। फॉर एल्डर्स इट इज़ द मीनिंग फॉर सर्वाइवल, और बड़ों के लिए सर्वाइवल का एक माध्यम है, इसी के थ्रू वो सर्वाइव करते हैं, इसी के थ्रू अपना जीवन यापन करते हैं। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. One winter morning, एक जाड़े की सुबह मैं देखती हूँ साहब को खड़े होते हुए फेंस के पास, फेंस जो होता है चारदीवारी, उसके पास चारदीवारी गेट के पास खड़े होते देखती हूँ अपने पड़ोस के, जो कि क्या क्लब में 2 यंग लोगों को ड्रेस में पहने हुए, उनको वाइट ड्रेस में पहने उनको मैच टेनिस खेलते हुए देख रही हूँ, उसको टेनिस खेलते हुए मैं पा लेती हूँ। Once again you have to see, one winter morning, एक जाड़े की सुबह, I see साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड, मैं साहब को देखती हूँ जो फेंस गेट है, जो चारदीवारी गेट है पड़ोस का, उसके पास खड़े हुए देखती हूँ वाचिंग 2 यंग मैन, वो देख रहा है कि 2 यंग मैन को मैच देखते हुए, यानी वाइट ड्रेस में पहने हुए, और मैं टेनिस के लिए उनको मैच देखते हुए मैं उसे देखती हूँ। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो गुनगुनाते हुए कहता है मैं गेम्स पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और साथ साथ बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी फेंस के पीछे से मैच को देखकर वो ज़्यादा खुश है। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई नहीं रहता मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिट, वो इस बात को स्वीकार करता है, जब कोई नहीं रहता वो तब वो अंदर जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है मुझे स्विंग
झूला झूलने देता है या झूला झूलने की मुझे अनुमति देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, जो साहेब है वो भी टेनिस शूज पहने हुए हैं। डैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बहुत ज़्यादा विचित्र लगता है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसके शर्ट और शॉर्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्कलर लगता है, बहुत ही भद्दा लगता है। समवन गेव देम टू मी ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो व्याख्या करते हुए इस चीज़ को डिटेल बताते हुए कहा था किसी ने मुझे दिया है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of hole in one of them. The fact that सच्चाई ये है कि they are discarded shoes, वो क्या है, छोड़ दिए गए, त्याग दिए गए शूज हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय के धनी लड़के की छोड़ दिए गए शूज हैं, यूज किए गए शूज हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, शायद उसने पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उस पेयर ऑफ शूज के अंदर, एक पेयर में एक शूज के अंदर होल था, जिसके चलते उस रिच लड़के ने छोड़ दिया था, इसलिए वो पहन लिया था। डज नॉट बोदर हिम, उसे डज नॉट बोदर हिम, यानी कि जो साहब उसे कुछ बुरा नहीं लगता है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, क्योंकि ऐसा लड़का जो हमेशा नंगे पैरों चला है, उसे द फैक्ट दैट दे वेयर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई ये थी कि ये जो शूज थे वो छोड़ दिए गए थे या यूज किए गए शूज थे किसी रिच बॉय की। हु परहैप्स रिफ्यूज, शायद उसने पहनना छोड़ दिया था। बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि एक शूज में होल था। और डज नॉट बोदर हिम, और इसे ये जो साहब उसे कोई बुरा नहीं लगता है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुटेड, क्योंकि वो हमेशा नंगे पैरों चला है। इवन शूज विथ होल इज ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि जो एक ऐसा शूज जिसमें होल है, इस तरह से उसका जो ड्रीम है शूज पहनने का कम से कम पूरा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो ध्यानपूर्वक देख रहा है उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह जो साहिब है वो अपने रास्ते में, मिल्क बूथ के रास्ते में। इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में स्टील का एक कंटेनर है। इन आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब वो साहब बताता है लेखक को, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ और रोड के जो नीचे है, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो इस कुछ दूरी को डिस्टेंस को पॉइंट करते हुए इशारा करते कहता है कि मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ ऑल माई व्हील्स, मुझे 800 रुपये पे किया जाता है, साथ साथ मुझे पूरे वक्त का या ऑल टाइम का मुझे भोजन मिलता है। डज ही लाइक जॉब, आई आस्क, मैं पूछती क्या तुम इस जॉब को, इस नौकरी को पसंद करते हो। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं उसके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है उसके केयर फ्री जो लुक है, जो बिल्कुल स्वतंत्र लुक है, वो खो चुका है, वो स्वतंत्र लुक अब उसके अंदर नहीं रहा है। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन प्लास्टिक बैग, जो स्टील का कंटेनर है वो प्लास्टिक बैग से काफ़ी भारी लगता है, भारी प्रतीत होता है, भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली, वो बहुत अच्छी तरह लाइटली वो कैरी करेगा। ओवर हिज शोल्डर, अपने कांधे पे वो बहुत लाइटली उसे कैरी करेगा। द बैग वाज शीज, जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कंटेनर है उस आदमी का जिसका टी शॉप है, जो चाय का दुकान है, उसका कंटेनर है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं है, अपना भाग्य का मालिक नहीं, बल्कि अब कहीं और जॉब कर रहा है। अब वो इंस्लेव हो चुका है, गुलाम हो चुका है, अब दूसरे के लिए काम कर रहा है। पहले फ्री वर्क करता था, अपना बिल्कुल फ्री था, अपना बिजनेस करता, अब दूसरे के यहाँ काम करता है और एक एम्प्लॉयड पर्सन हो चुका है। इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट होता है। इसमें खास तौर से माइग्रेशन के बारे में, एक्सट्रीम लेबर की पॉवर्टी के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में डिस्कस किया गया है। ये बेसिक इसका थीम है। आई होप आपको समझ में आएगा। Once again, I am requesting as a token of sign, you have to subscribe my channel.